नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों, इस जैसे कि हम भारतीय काव्यशास्त्र को पढ़ चुके हैं और उसको हम लगभग 5 भाग में समाप्त कर चुके हैं और आज हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र को पढ़ेंगे और इसको 2 भागों में समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो आज ये पहला भाग है। और दोस्तों, यदि इससे पहले वाले सभी वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों, तैयारी जारी रखिए क्योंकि एग्ज़ाम आते रहते हैं, तो तैयारी जारी रखिए। और चलिए फिर शुरू करते हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र का ये पहला भाग। पाश्चात्य काव्यशास्त्र इकाई 2 यूजीसी नेट के अनुसार। चलिए देखते हैं विद्वान व आलोचक समयावधि। तो प्लेटो का समय है 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व और अरस्तु का समय है 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। लोंगिनूस का समय है प्रथम या तृतीय शताब्दी ईस्वी और विलियम वर्ड्सवर्थ इनका समय 1770 से 1850 ईस्वी। सैमुअल टेलर कॉलरिज इनका समय 1772 ईस्वी से 1834 ईस्वी। वेनेदेतो क्रोचे इनका समय है 1866 से 1952। टॉमस स्टर्न्स इलियट इनका समय 1888 से 1965 ईस्वी। और ईवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स इनका समय है 1893 से 1979 ईस्वी। चलिए देखते हैं आलोचक एवं उनकी रचनाएं। तो प्लेटो की रचनाएं इयोन, सिम्पिसियोन, पोलितैया, फैंद्रस, नोमोई, लॉज, रिपब्लिक, ये सभी प्लेटो की रचनाएं हैं। एक बार फिर से देखते हैं इयोन, सिम्पोसियोन, पोलितैया, फैंद्रस, नोमोई, लॉज, रिपब्लिक, ये सभी प्लेटो की रचनाएं। अरस्तु इनकी रचनाएं हैं टेक्नेस, रिपोरिकेस जो कि भाषा शास्त्र है, रिपोरिकेस और पेरिपोइतकेस काव्यशास्त्र है। और अब देखते हैं लोंगिनोस की रचनाएं पेरी इप्सुप ये लोंगिनोस की रचना है। और वर्ड्सवर्थ की रचना लिरिकल बैलट्स की भूमिका, ये वर्ड्सवर्थ की रचना है। और आलोचक एवं रचनाएं प्लेटो की रचना इयोन, सिम्पिसियोन, पोलितैया, फैंद्रस, नोमोई, लाज, रिपब्लिक जो कि पढ़ चुके हैं। अरस्तु की टेक्नेस, रिपोरिकेस जो कि भाषा शास्त्र है, पेरिपोइतकेस ये काव्य शास्त्र है। और लोंगिनोस की रचना पेरी इप्सुप और वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलट्स और की भूमिका। और कॉलरिज की बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज की रचना है, ये 1817 की है। द फ्रेंड और इसके अलावा एड्स टू रिफ्लेक्शन और चर्च एंड स्टेट। अगली है कन्फेशन ऑफ इन इंक्वायरिंग स्पिरिट और ये सभी कॉलरिज की है। एक बार फिर से देखते हैं बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 द फ्रेंड और इसके अलावा एड्स टू रिफ्लेक्शन और फिर चर्च एंड स्टेट, कन्फेशंस ऑफ इन इंक्वायरिंग स्पिरिट, ये सभी कॉलरिज की रचना है। अब देखते हैं क्रोचे की रचना है एस्थेटिक ये न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक। और अगली है रिचर्ड्स की रचना दी फाउंडेशंस ऑफ एस्थेटिक्स, ये 1922 ईस्वी की है। दी फाउंडेशंस ऑफ एस्थेटिक्स ये 1922। और इसके अलावा दी मीनिंग ऑफ मीनिंग ये 1923 की है। और फिर दी प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, दी प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ये 1924 ईस्वी की है। और ये प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 की। साइंस एंड पोइट्री द फिलोसफी ऑफ रेटोरिक
रेटोरिक द फिलोसफी ऑफ रेटोरिक, ये 1936। और कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन, फिर वियॉर्ड। इसके अलावा एक्सपेरिमेंट इन मल्टीपल डिफिनेशन। और इसके अलावा बेसिक रूल्स ऑफ रीजन इन, फिर इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग, ये सभी रिचर्ड्स की रचनाएं हैं। इसके बाद दी स्पेक्युलेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड पोएट्रीज, देयर मीडिया एंड एड्स, ये सभी रिचर्ड्स की रचनाएं। अब देखते हैं टी.एस. इलियट की रचनाएं। दी सेक्रेड वुड, ये 1920 ईस्वी की है। इसके अलावा सेलेक्टेड एसेज और एसेज एंसेंट एंड मॉडर्न, फिर होमेज टू जॉन डाइडन, फिर एलिजाबेथेन एसेज। इसके अलावा द यूज ऑफ पोइट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, ये सभी टी.एस. एलियट की रचनाएं हैं। आप देखते हैं प्लेटो के बारे में। प्लेटो का जन्म एथेंस, जो कि ग्रीक नाम है, और प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात था। अगला फैक्ट है, गुलामी मृत्यु से भी भयावह है। यह कथन किसका है? तो यह कथन प्लेटो का है, जो कि प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। और अगला फैक्ट है, आदर्श राज से कवियों के बहिष्कार की बात किसने की? तो प्लेटो ने की। आदर्श राज से कवियों के बहिष्कार की बात प्लेटो ने की। अगला फैक्ट है, प्लेटो ने यथार्थ किसे माना है? प्लेटो ने यथार्थ प्रत्यय जगत को माना है। और अगला फैक्ट है, वस्तु जगत प्रत्यय जगत का अनुकरण है और कला जगत वस्तु जगत का। इस प्रकार कला जगत अनुकरण है। यह मत किसका है? तो यह मत प्लेटो का है। और अगला फैक्ट है, कला की अनुकरण मूलता की उद्भावना का श्रेय किसे है? तो प्लेटो को है। और कला का अनुकरण मानकर उसने मिथ्यात्व का आरोप कर किसने कला को हे माना है? तो प्लेटो ने माना है। कला के अनुकरण मूलता के संदर्भ में प्लेटो के मत का प्रमुख दोष है। तो प्लेटो के मत का प्रमुख दोष कलागत सर्जनशीलता की अवहेलना, ये प्लेटो के मत का प्रमुख दोष है। दोस्तों, काव्यशास्त्र थोड़ा अन्य टॉपिक की अपेक्षा कठिन होता है, तो इसको 2 या 3 बार जरूर देखें, तभी समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं अगला फैक्ट। प्लेटो ने काव्य हेतु माना है। तो प्लेटो ने काव्य हेतु ईश्वरी उन्माद यानी कि दैवी प्रेरणा को माना है। और अगला फैक्ट है, प्लेटो किस प्रकार के दार्शनिक है? तो प्लेटो प्रत्ययवादी दार्शनिक है। अगला फैक्ट है, प्लेटो का कला विषय दृष्टिकोण है। तो प्लेटो का कला विषय दृष्टिकोण विधेयात्मक यानी या मानकीय है। अगला फैक्ट है, कला के मूल या प्रयोजन के संदर्भ में प्लेटो का दृष्टिकोण उपयोगितावादी और नैतिकतावादी। प्लेटो ने काव्य के 3 प्रमुख भेद स्वीकार किए हैं। पहला अनुकरणात्मक, जिसमें है प्रहसन दुखांतक नाटक है। दूसरा है वर्णनात्मक, जिसमें दिठिरैम्प यानी कि प्रगीत काव्य है। और तीसरा मिस्र यानी कि महाकाव्य, जैसे होमर के इलियट औदेसी। अगला फैक्ट है, प्लेटो का इयोन नामक ग्रंथ संबंधित है। तो इयोन नाट्यशास्त्र से संबंधित है। प्लेटो का इयोन नाट्यशास्त्र से संबंधित है। और प्लेटो के संपूर्ण चिंतन का मुख्य उद्देश्य है। तो मुख्य उद्देश्य आदर्श राज निर्माण प्लेटो के चिंतन का मुख्य उद्देश्य। अरस्तु का जन्म कहाँ हुआ था? तो अरस्तु का जन्म मकदोनिया के इस्तगीरा नामक नगर में हुआ था। अरस्तु के गुरु थे, तो अरस्तु के गुरु प्लेटो थे। प्लेटो अरस्तु के गुरु थे। और सिकंदर के गुरु कौन थे? तो सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। अगला फैक्ट है, ज्ञान की सभी शाखाओं में आबाद गति ही पूर्ण ज्ञान है। यह मत किसका है? तो यह मत अरस्तु का है, जो कि अरस्तु सिकंदर के गुरु थे। और अगला फैक्ट है, अनुकरण एवं विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो अनुकरण एवं विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक अरस्तु हैं। अगला फैक्ट है, कला प्रवृत्ति का अनुकरण करती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन अरस्तु का। कला प्रवृत्ति
सॉरी दोस्तों, कला प्रकृति का अनुकरण करती है, कला प्रकृति का अनुकरण करती है, यह कथन अरस्तु का है। अगला फैक्ट है, अरस्तु ने अपने काव्य शास्त्र में मुख्यतः किस काव्य रूप का विवेचन किया है? तो दुखांतक, त्रासदी का विवेचन किया। अगला फैक्ट है, अरस्तु के अनुसार कलाओं के भेदक तत्व कितने हैं? तो अरस्तु के अनुसार कलाओं के भेदक तत्व 3 हैं, माध्यम, विषय और पद्धति। ये अरस्तु के अनुसार कलाओं के भेदक तत्व हैं। अगला है, दुखांतक ऐसे कार्य व्यापार का अनुकरण है जो गंभीर, पूर्ण तथा कुछ विस्तृत हो, जिसकी भाषा रचना के विभिन्न भागों में पृथक पृथक वर्तमान प्रत्येक प्रकार के कलात्मक अलंकरणों से विभूषित हो, जो कार्य व्यापार के रूप में हो, आख्यान के रूप में नहीं, जो करुणा और भय को उद्भत कर इन भावों का उचित विवेचन करे। दुखांतक या त्रासदी की यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा अरस्तु ने दी। अरस्तु ने दुखांतक के 6 अंग माने हैं, तो जिनमें से कथानक, चरित्र, पद योजना, विचार, दृश्य, गीत, ये अरस्तु ने दुखांतक के 6 अंग माने। इसमें कथानक, चरित्र और विचार अनुकरण के विषय हैं, पद योजना तथा गीत अनुकरण के माध्यम हैं, और दृश्य अनुकरण की पद्धति या प्रणाली है। और अगला फैक्ट है, अरस्तु के अनुसार अनुकरण का विषय है तो कार्यरत मनुष्य अरस्तु के अनुसार अनुकरण का विषय है। अगला फैक्ट है, अनुकरण अरस्तु के अनुसार श्रेष्ठतर मनुष्यों का चित्र दुखांतक में निरंतर मनुष्यों का चित्रण प्रहसन में होता है। और अगला फैक्ट है, अरस्तु के अनुसार दुखांतक एवं प्रहसन में भेद का आधार है, तो भेद का आधार उसमें चित्रित मनुष्यों की उच्चता एवं निम्नता है। अगला है, अरस्तु के अनुसार कथानक से तात्पर्य है। अरस्तु के अनुसार कथानक से तात्पर्य है घटनाओं की कलात्मक संरचना। अरस्तु के अनुसार कथानक से तात्पर्य है। अगला है, अरस्तु ने दुखांतक का प्रमुख तत्व किसे माना है? तो अरस्तु ने दुखांतक का प्रमुख तत्व कथानक को माना है। और अरस्तु के अनुसार दुखांतक है, तो अरस्तु के अनुसार दुखांतक कार्य व्यापार का अनुकरण है। अरस्तु के अनुसार दुखांतक को रोचक एवं आकर्षक बनाने के लिए 2 चीज़ें अनिवार्य हैं, जिनमें से स्थिति विपर्य यानी कि परिपेतय्या, दूसरा है अभिज्ञान, इसको अनग्नोसिस कहते हैं। और अगला है, अरस्तु के अनुसार पूर्ण कथानक है, तो अरस्तु के अनुसार पूर्ण कथानक जिसमें आदि, मध्य और अवसान हो। अगला है, अरस्तु के अनुसार कथानक कैसा होना चाहिए? तो अरस्तु के अनुसार कथानक गंभीर, पूर्ण तथा विस्तृत होना चाहिए। अरस्तु के अनुसार कथानक गंभीर, पूर्ण तथा विस्तृत होना चाहिए। अगला फैक्ट है, अरस्तु के अनुसार कथानक का विस्तार होना चाहिए, तो आनुपातिक होना चाहिए, आनुपातिक। और अगला फैक्ट है, अरस्तु के अनुसार सौंदर्य की पहली शर्त है, तो सौंदर्य की पहली शर्त है अनुपात। और अगला, अरस्तु के अनुसार काव्य इतिहास से अधिक दार्शनिक तथा उच्चतर वस्तु है, क्योंकि काव्य सामान्य को अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है और इतिहास विशेष को सामान्य रूप से। अरस्तु का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति किसी अवसर पर संभाव्यता अथवा आवश्यकता के नियमानुसार कैसा आचरण करेगा, कैसा व्यवहार करेगा, इसका ज्ञान होना चाहिए। अगला फैक्टर, प्लेटो ने काव्य और दर्शन से विरोध माना है तथा दर्शन को काव्य से श्रेष्ठ बताया। अगला फैक्ट, अरस्तु के अनुसार काव्य इतिहास और दर्शन से श्रेष्ठ, क्योंकि काव्य समानता की सिद्धि करता है। नेक्स्ट, अरस्तु ने कितने प्रकार के कथानकों का उल्लेख किया है? तो अरस्तु ने 3 प्रकार के कथानकों का प्रयोग किया है, तो ऐतिहासिक, काल्पनिक, अनुश्रुतिक, ये 3 प्रकार के कथानकों का प्रयोग किया। ऐतिहासिक, काल्पनिक, अनुश्रुतिक, ये 3 प्रकार हैं। और अगला फैक्ट है, प्लेटो ने कवि को अनुकर्ता माना है, जबकि अरस्तु ने कवि को निर्माता माना। प्लेटो ने कवि को अनुकर्ता माना है और अरस्तु ने कवि को निर्माता माना है। अरस्तु के अनुसार दुखांतक की आत्मा कथानक है। अरस्तु के अनुसार दुखांतक की आत्मा कथानक है। और अरस्तु के अनुसार चरित्र के लिए 4 तत्व आवश्यक है। अरस्तु के अनुसार चरित्र के लिए 4 तत्व
आवश्यक हैं, जिनमें से अच्छाई, औचित्य, यथार्थ, सुसंगति हैं। अरस्तु ने काव्य का सर्वोत्तम रूप किसे माना है? तो अरस्तु ने काव्य का सर्वोत्तम रूप दुखांतक को माना है। अगला है, सर्वप्रथम किसने उपयोगी कला और ललित कला का भेद स्पष्ट किया तथा ललित कला की पृथक सत्ता एवं स्वायत्तता घोषित किया? तो अरस्तु ने घोषित किया। अगला फैक्ट है, अनुकरण वस्तु का उन्नत रूपांतरण। अनुकरण वस्तु का उन्नत रूपांतरण है, यह मत किसका है? तो यह मत अरस्तु का है। अगला फैक्ट है, अरस्तु के अनुसार सौंदर्यात्मक अनुकरण के 3 विषय हैं। तो इनमें से चरित्र, जिसको एथोस कहते हैं ग्रीक भाषा में, भाव, इसको पाथोस कहते हैं, कार्य व्यापार, इसको प्रॉक्सिस कहते हैं, और कार्य व्यापार शब्द द्वारा इन तीनों का बोध हो जाता है। अगला फैक्ट है, कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण के विषय हैं। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन अरस्तु का है। और अनुकरण के लिए यूनानी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो अनुकरण के लिए यूनानी भाषा में मिमेसिस शब्द प्रयुक्त होता है। और अगला फैक्ट है, अरस्तु के अनुसार ललित कला मूल के अस्थायी और विशेष धर्मों को छोड़कर उसके स्थायी और सामान्य धर्मों को अभिव्यक्त करती है। और अगला फैक्ट है, कलाकृति ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्षीकृत रूपों में मानव जीवन का अर्थात चरित्र और कार्य व्यापार का आदर्शीकृत प्रतिरूपण है। यह किसके चिंतन का सार है? तो यह अरस्तु के चिंतन का सार है। और अगला फैक्ट है, प्लेटो और अरस्तु के काव्य संबंधी मान्यताओं में अंतर है। तो चलिए देखते हैं। प्लेटो के लिए प्रत्यय जगत सत्य था, प्लेटो के लिए प्रत्यय जगत सत्य था, और जबकि अरस्तु ने वस्तु जगत को भी सत्य माना है। और अगला फैक्ट है, प्लेटो की दृष्टि से आदर्श परक थी और अरस्तु की यथार्थ परक थी। प्लेटो की दृष्टि आदर्श परक थी और अरस्तु की दृष्टि यथार्थ परक थी। और अगला फैक्ट है, प्लेटो ने काव्य को असत्य एवं व्यक्तिनिष्ठ माना है, जबकि अरस्तु ने उसे सत्य और सामान्य कहा है। प्लेटो ने काव्य को असत्य एवं व्यक्तिनिष्ठ माना है, जबकि अरस्तु ने उसे सत्य एवं सामान्य कहा है। अगला फैक्ट है, प्लेटो के अनुसार महत्तम और सुंदरतम कार्य प्रकृति द्वारा होते हैं। प्लेटो के अनुसार महत्तम एवं सुंदरतम कार्य प्रकृति द्वारा होते हैं और हीनतर लघुत्तर कला के द्वारा, जबकि अरस्तु के अनुसार कला प्रकृति के अनिष्पादित और त्रुटिपूर्ण कार्यों को पूर्ण करती है, अतः कला प्रकृति से अधिक महत्वपूर्ण है। प्लेटो ने अनुकरण का संबंध वस्तु से जोड़ा। प्लेटो ने अनुकरण का संबंध वस्तु से जोड़ा है। अरस्तु ने अनुकरण का संबंध कार्य व्यापार से जोड़ा। प्लेटो ने वस्तु से जोड़ा है और अरस्तु ने अनुकरण का संबंध कार्य व्यापार से जोड़ा है। अगला है, प्लेटो ने कवि को अनुकर्ता माना। प्लेटो ने कवि को अनुकर्ता माना है, जबकि अरस्तु ने उसे कर्ता कहा है। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। यूनानी में विरेचन के लिए शब्द प्रयुक्त होता है। तो यूनानी में विरेचन के लिए शब्द कथारसिस प्रयुक्त होता है। और अरस्तु के अनुसार काव्य का प्रयोजन है। अरस्तु के अनुसार काव्य का प्रयोजन आनंद है। अगला फैक्ट है, लोंगिनूस जन्म से यूनानी थे। लोंगिनूस जन्म से यूनानी थे और उनका समय ईसा की प्रथम या तृतीय शताब्दी माना जाता है। लोंगिनूस के ग्रंथ हैं पेरी हुप्सुफ है। इसको सभी इतालवी विद्वान सवेरे तेल्लो ने 1554 प्रकाशित किया। इसका पहला अंग्रेजी ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस जॉन 1652 ईस्वी में किया था। अगला फैक्ट है, लोंगिनूस का ग्रंथ पेरी-हुप्सुफ मूल किस शास्त्र से संबंध है? तो पेरी-हुप्सुफ ये भाषा शास्त्र से संबंधित है, यानी कि रेटोरिक है। अगला फैक्ट है, पेरी-हुप्सुफ पत्र के रूप में पोस्तुम्यूस पेरोंतियानुस नामक एक रोमी युवक के संबोधित है। पत्र की भाषा यूनानी यानी कि ग्रीक है और उदात्त सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो उदात्त सिद्धांत के प्रवर्तक लोंगिनूस है। अगला फैक्ट है, लोंगिनूस के पूर्व किस विद्वान ने उदात्त को निरूपण किया था? तो लोंगिनूस के पूर्व उदात्त को निरूपण
के की ल्यूस ने किया था, के की ल्यूस ने। और उदात्त अभिव्यंजना का अनिवर्चनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट है। तो ये कथन किसका? तो ये लोंगिनूस का कथन है। और लोंगिनूस के अनुसार उदात्त का कार्य होता है। तो उदात्त का कार्य लोंगिनूस के अनुसार सम्मोहन या लोकोत्तर आह्लाद होता है। लोंगिनूस ने उदात्त को सहज यानी कि नैसर्गिक और उत्पाद यानी कि व्युत्पत्ति दोनों माना है। अगला फैक्ट है, लोंगिनूस ने उदात्त के कितने अवरोधक माने हैं? तो लोंगिनूस ने उदात्त के अवरोधक 3 माने हैं, जिनमें से शब्दा आडंबर है और बालिस्ता है और भावा आडंबर है। अगला फैक्ट है, लोंगिनूस के अनुसार उदात्त के कितने स्रोत हैं? तो इनके अनुसार उदात्त के 5 स्रोत हैं, जिनमें से पहला है महान विचारों की उद्भावना की क्षमता, महान विचारों की उद्भावना की क्षमता। दूसरा है प्रबल तथा अंतःप्रेरित भाव। तीसरा है अलंकारों विचारा अलंकार और शब्द अलंकार का समुचित प्रयोग। चौथा है भव्य शब्द योजना, इसमें शब्द चयन, बिंब विधान तथा शैली परिष्कार अंतर्भूत है। अगला है रचना की गरिमा और उत्कर्ष का समुचित प्रभाव होता है। अगला फैक्ट है, उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है, यह कथन लोंगिनूस का है। अगला फैक्ट है, अरस्तु के अनुसार करुणा और भय दुखांतक के लिए अनिवार्य है, जबकि लोंगिनूस के अनुसार करुण और भय क्षुद्र भाव है और उदात्त को इन क्षुद्र भावों से मुक्त होना चाहिए। ये अरस्तु और लोंगिनूस में मौलिक मतभेद है। अगला फैक्ट है, लोंगिनूस के अनुसार उदात्त का लक्षण है। लोंगिनूस के अनुसार उदात्त का लक्षण है अभिव्यंजना का अनिवर्चनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट। लोंगिनूस के अनुसार काव्य का प्रयोजन आनंद है। और अगला फैक्ट है, 1798 में कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ की कविताओं का संग्रह लिरिकल वैलट्स प्रकाशित हुआ और इस संस्करण की संक्षिप्त भूमिका है एडवर्टीजमेंट शीर्षक से वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। और अगला फैक्ट है, 1800 ईस्वी में लिरिकल वैलट्स दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ, जिसकी लंबी भूमिका वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी और इस भूमिका में काव्य और काव्य भाषा पर वर्ड्सवर्थ की व्यक्तिगत मान्यताओं का प्रतिपादन है। इस भूमिका को स्वच्छंदतावादी आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। यह भूमिका प्रीफेस टू लिरिकल वैलट्स के नाम से प्रसिद्ध है। और लिरिकल वैलट्स के 4 संस्करण प्रकाशित हुए थे। तो इनमें से 1798, दूसरा है 1800 ईस्वी, तीसरा है 1802, चौथा है 1815 ईस्वी में ये प्रकाशित हुए थे। अगला फैक्ट है, लिरिकल वैलट्स की भूमिका में अभिव्यक्ति वर्ड्सवर्थ की मान्यताओं का खंडन कॉलरिज ने अपनी पुस्तक में किया। तो कॉलरिज की पुस्तक बायोग्राफिया लिटरेरिया है, जो कि 1817 ईस्वी की है। कॉलरिज की पुस्तक बायोग्राफिया लिटरेरिया। और अगला फैक्ट है, काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। यह कथन विलियम वर्ड्सवर्थ का है। और लिरिकल वैलट्स किसकी कविताओं का संकलन है? तो यह वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की कविताओं का संकलन है। अगला फैक्ट है, काव्य भाषा के संदर्भ वर्ड्सवर्थ की 3 मान्यताएं थी। तो चलिए देखते हैं। काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए, इनका मानना था। और दूसरा है, गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। तीसरा है, प्राचीन कवियों का भावोद्बोध जितना सहज था, उनकी भाषा उतनी ही सरल थी। भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद के कवियों की देन है। तो ये काव्य भाषा के संदर्भ में वर्ड्सवर्थ की 3 मान्यताएं थी। अब देखते हैं अगला फैक्ट। वर्ड्सवर्थ के अनुसार गद्य और काव्य में अंतर का कारण है छंद है। और अगला फैक्ट है, प्रत्येक महान कवि शिक्षक होता है। मैं चाहता हूँ कि या तो मैं शिक्षक समझा जाऊँ या कुछ नहीं। यह कथन वर्ड्सवर्थ का है। अगला फैक्ट है, आलोचना का चरम उद्देश्य दूसरों की रचनाओं के मूल्यांकन के नियम निर्धारण, कहीं अधिक लेखन सर्जन के सिद्धांतों का व्यवस्थापन है। यह कथन कॉलरिज का है, जो कि पाश्चात्य विद्वान है। अगला फैक्ट है, कविता रचना की वह प्रकार है
कविता रचना की वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से इस अर्थ में भिन्न है, उसका तत्कालीन प्रयोजन आनंद है, सत्य नहीं, और वे अन्य सभी प्रकारों से उस अंतर यही संपूर्ण से वही आनंद प्राप्त होना चाहिए। और प्रत्येक घटक खंड अवयव प्राप्त होता है, प्राप्त कौन स्पष्ट संतुष्ट के अनुरूप हो। काव्य की यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा कॉलरिज ने दी। और अगला फैक्ट है, स्वच्छंदतावादी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो स्वच्छंदतावादी आंदोलन के प्रवर्तक वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज माने जाते हैं। अगला फैक्ट है, भाषा मानव मन का शास्त्रागार है, जिसमें उसे अतीत के विजय स्मारक और भाव विजय के शस्त्र एक साथ रहते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कॉलरिज का है। कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक, कल्पना सिद्धांत, प्रश्न आ सकता है कल्पना सिद्धांत किसका है? तो यह सिद्धांत कॉलरिज का है। और अगला फैक्ट है, कवि काव्य की सृष्टि नहीं करता, कवि काव्य की सृष्टि नहीं करता, स्वयं काव्य बन जाता है। ए पोएट डज नॉट क्रिएट बट बिकम, वही लिखा हुआ है कथन। यह कथन कॉलरिज का है। अगला है, फैंसी शब्द ग्रीक फंतासिया शब्द से व्युत्पन्न है और इमेजिनेशन लैटिन के इगाजिनातियो से इमेजिनेशन का हिंदी रूपांतरण कल्पना तथा फैंसी का रम्य कल्पना और ललित कल्पना है। अगला फैक्ट है, कॉलरिज ने कल्पना के कितने भेद किए? तो कॉलरिज ने कल्पना के 2 भेद किए, मुख्य और गौण कल्पना। अगला है, कल्पना का कौन सा भेद कॉलरिज के अनुसार कला विधानिक कल्पना है? तो गौण कल्पना है। और अगला फैक्ट है, कॉलरिज के अनुसार समस्त जागतिक प्रपंच को व्यवस्थित रूप में ग्रहण कराने वाला शक्ति ही मुख्य कल्पना है। अगला फैक्ट है, कॉलरिज के अनुसार कल्पना में एक प्रकार की संश्लेषात्मक तथा जादुई शक्ति होती है जो विरोधी या विषमवादी धर्मों में संतुलन स्थापित करती है। उन्होंने कल्पना को एकीकरण या रूपांतरण की शक्ति कहा। अब देखते हैं मुख्य और गौण कल्पना में अंतर। तो चलिए देखते हैं। मुख्य कल्पना के अस्तित्व पर ही गौण कल्पना आश्रित है। मुख्य कल्पना के अस्तित्व पर ही गौण कल्पना आश्रित है। गौण कल्पना मुख्य कल्पना की प्रतिध्वनि है। दूसरा है, मुख्य कल्पना अचेतन और अनैच्छिक होता है, अनैच्छिक है। गौण कल्पना चेतन और ऐच्छिक है। तीसरा है, मुख्य कल्पना केवल निर्माण या संगठन करती है। इसके प्रतिकूल गौण कल्पना विघटन और संगठन, विनाश और निर्माण दोनों ही करती है। कॉलरिज के अनुसार फैंसी यानी कि रम्य कल्पना की विशेषताएं हैं। पहला, फैंसी देश कॉल के बंधन से मुक्त एक प्रकार की स्मृति मात्र है। दूसरा, वह इच्छा शक्ति संचालित एवं रूपांतरित होती है। तीसरा है, वह अपने उपयोग की सामग्री साहचर्य नियम से ग्रहण करती है। चौथा, उसको उपयोज्य सामर्थ्य स्थिर तथा सुनिश्चित होती है। कल्पना और फैंसी में अंतर। कल्पना और फैंसी में अंतर, फैंसी बिंबों को केवल आसपास रख देती है और उनमें कोई परिवर्तन नहीं करती, किंतु कल्पना उन्हें रूपांतरित करती है। कल्पना भावोद्दीपन को केंद्र में रखकर बिंबों में आंतरिक सामंजस्य स्थापित करती है, उनमें एक रूपता लाती है, किंतु फैंसी केवल स्थिर और निश्चित वस्तुओं तथा विचारों में को काम में लाती है और साहचर्य के नियम के अनुसार उन्हें केवल एकत्र कर देती है। अगला है, कल्पना अंतःप्रेरणा प्रत्यक्ष आदि अनेक स्रोतों से सामग्री ग्रहण करती है, किंतु रम्य कल्पना प्रधानता स्मृति पर निर्भर करती है और उसी से अपनी सामग्री ग्रहण करती है। अगला फैक्ट है, कल्पना की कार्य पद्धति जैव है। कल्पना की कार्य पद्धति जैव है, अतः उसमें जीवंतता और पूर्णता है, किंतु रम्य कल्पना की कार्य पद्धति यांत्रिक है, अतः निर्जीव तथा असहनीय है। अगला है, कल्पना प्रतिभा की उपज है, फैंसी प्रज्ञा की। अगला फैक्ट देखते हैं, अंग्रेजी आलोचना को दृढ़ मनोवैज्ञानिक भूमि पर प्रतिष्ठित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्रथम व्यक्ति कॉलरिज थे। और क्रोचे का जन्म इटली के नेपल्स नामक नगर में 1866 में हुआ था। और अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? तो अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोचे हैं। अगला फैक्ट है, क्रोचे ने एस्थेटिक नामक ग्रंथ इतालवी भाषा में लिखा। और 1900 ईस्वी में नेपल्स में सौंदर्य शास्त्र पर क्रोचे ने 3 भाषण दिए थे।
नेपल्स में सौंदर्य शास्त्र पर क्रोचे ने 3 भाषण दिया था 1900 ईस्वी में, और उन्हीं का विस्तृत रूप यह ग्रंथ है। इस ग्रंथ का प्रथम प्रकाशन 1902 में हुआ और डगलस एंसले द्वारा प्रस्तुत इसका अंग्रेजी अनुवाद 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस थेटिक के 2 भाग हैं। प्रथम भाग में सौंदर्य शास्त्र का सैद्धांतिक विवेचन है और द्वितीय भाग में सौंदर्य शास्त्र का इतिहास। अगला है आधुनिक सौंदर्य शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक सौंदर्य शास्त्र का जनक बाउमगार्टेन को माना जाता है। अगला फैक्ट है क्रोचे के सौंदर्य विवेचन का आधार आत्मवाद है। क्रोचे के सौंदर्य विवेचन का आधार आत्मवाद है और क्रोचे की मान्यताएं हैं। अंतःप्रज्ञा अभिव्यंजना में अभेद है और दूसरा अभिव्यंजना आत्मिक क्रिया है। तीसरा प्रत्येक अंतःप्रज्ञा कला है। चौथा है कला सृष्टि केवल आंतरिक है और पांचवा कला रूप में है वस्तु में नहीं और छठवां कला अखंड है। सातवां सौंदर्य आंतरिक तत्व है। आठवां कला अंतःप्रज्ञा और अभिव्यंजना में अभेद संबंध है। नौवां कला वैयक्तिक है। 10वां कला के लिए उसका कोई प्रयोजन नहीं होता। अगला क्रोचे ने कलात्मक निर्माण के 4 चरण माने हैं, जिनमें से पहला संस्कार है, दूसरा अभिव्यंजना है, तीसरा सौंदर्य मूलक है, चौथा सौंदर्य का भौतिक द्रव्यों, ध्वनियों, तानों, रेखाओं और रंगों के मिश्रणों में रूपांतरण। अगला फैक्ट है क्रोचे ने सहृदय भावक के साथ सृष्टा कलाकार को भी आनंद का भागी माना है। अगला प्रत्येक अंतःप्रज्ञा कला है। क्रोचे के इस मान्यता में दोष है, अतिव्याप्ति दोष है। अगला फैक्ट टी.एस. इलियट का जन्म सेंट लुइस अमेरिका में 1888 में हुआ। बाद में लंदन इंग्लैंड में बस गए थे। कौन? टी.एस. इलियट। अगला फैक्ट है 1948 में इलियट को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला 1948 ईस्वी में। अगला फैक्ट है किस आलोचक ने अपनी आलोचना को निजी काव्य कर्मशाला का उपजात काव्य निर्माण के प्रसंग में अपने चिंतन का विस्तार का? तो टी.एस. इलियट ने। अगला फैक्ट है किस आलोचक का मत है कि कार्य इत्री और भाव इत्री प्रतिभाएं परस्पर पूरक, अतः आलोचक और सर्जक प्रायः एक ही व्यक्ति को होना चाहिए? तो यह मानना है टी.एस. इलियट का। इसके अलावा रुचि परिष्कार को आलोचना का अन्यतम प्रयोजन किस आलोचक ने माना? तो टी.एस. इलियट ने। अगला है द वेस्टलैंड के लेखक हैं। द वेस्टलैंड के लेखक टी.एस. इलियट हैं। अगला फैक्ट है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट नामक प्रसिद्ध लेख के रचयिता हैं, तो इलियट हैं। अगला फैक्ट है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट नामक प्रसिद्ध लेख इलियट के किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो इलियट के द सेक्रेड वुड में संकलित है। अगला फैक्ट है सच्ची आलोचना तथा सूक्ष्म परिसंख्या का लक्ष्य कवि नहीं बल्कि काव्य है। सच्ची आलोचना तथा सूक्ष्म परिसंख्या का लक्ष्य कवि नहीं बल्कि काव्य है। यह कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन टी.एस. इलियट का है। अगला फैक्ट है सांस की तरह आलोचना अनिवार्य तथा नैसर्गिक क्रिया है। यह कथन टी.एस. इलियट का। अगला फैक्ट है कलाकार जितना उत्कृष्ट होगा उसमें अनुभाविता, भोक्ता और सृष्टा का अंत उतना ही स्पष्ट होगा। यह कथन टी.एस. इलियट का। अगला फैक्ट है कलाकृति के आस्वादन से उत्पन्न अनुभूति किसी भी अन्य साधन से उत्पन्न अनुभूति में भिन्न कोटि की होती है, अर्थात कला जन्य अनुभूति तथा अकलाजन्य अनुभूति में भेद होता है। यह मत टी.एस. इलियट का। अगला किस आलोचक के अनुसार काव्य अनुभूति तथा अंत अनुभूतियों में कोई भेद नहीं होता? तो रिचर्ड्स के अनुसार। अगला फैक्ट है काव्य भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से मुक्ति है। वह व्यक्तित्व अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से मुक्ति है, किंतु निश्चय ही जिसमें व्यक्तित्व और भाव है वे ही जान सकते हैं कि उनसे मुक्ति की आकांक्षा का अर्थ क्या होता है। तो यह कथन टी.एस. इलियट का है। अगला फैक्ट है आलोचना का मूल तत्व है अच्छी कविता के चयन की और बुरी कविता के त्याग की क्षमता। आलोचना का मूल तत्व है अच्छी कविता के चयन की और बुरी कविता के त्याग की क्षमता। यह कथन है टी.एस. इलियट का। अगला फैक्ट है आलोचना का महान शाश्वत कार्य है
आलोचना का महान और शाश्वत कार्य है। अतीत के कवियों में प्राण संचय करना, यह कथन टी.एस. इलियट का है। अगला फैक्ट है, आलोचक का कर्तव्य है परंपरा को कायम रखना, साहित्य को स्थिर और अखंड रूप में देखना, अर्थात उसे काल द्वारा नियंत्रित रूप में न देखकर काल अतीत रूप में देखना, यह कथन टी.एस. इलियट। आलोचना की दो सैद्धांतिक सीमाएं हैं, एक तो यह कि काव्य क्या है और दूसरा यह कि क्या यह अच्छी कविता है। तो यह कथन टी.एस. इलियट का अगला है, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म और द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म नामक लेखों के रचयिता टी.एस. इलियट हैं। इलियट ने आलोचना के दो उद्देश्य माने हैं। तो पहला उद्देश्य कलाकृतियों का विस्तृत और दूसरा रुचि का परिष्कार। बाद में 1956 में लिखित द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म नामक लेख में इन दो उद्देश्यों के बदले दो अन्य उद्देश्य प्रस्तुत किए, साहित्य का बोध और आस्वाद। अगला है, महत्वपूर्ण आलोचक वह व्यक्ति है जो कला की वर्तमान समस्याओं में निमग्न होते हुए भी समस्याओं पर अतीत की मान्यताओं की प्रासंगिकता प्रदर्शित करना चाहता है। तो ये टी.एस. इलियट का मान। इलियट ने आलोचना के उद्देश्यों की सिद्धि के लिए दो साधन माने हैं। तो दो साधन, तुलना, दूसरा है विश्लेषण, ये इलियट ने माना। अगला है, निर्वैयक्तिकता तथा वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो ये निर्वैयक्तिकता और वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन टी.एस. इलियट ने किया। अगला फैक्ट है, संवेदनशीलता असाहचर्य सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो ये टी.एस. इलियट हैं। अगला फैक्ट है, संवेदनशीलता के असाहचर्य के सिद्धांत के लिए इलियट फ्रांसीसी कवि रेमी द गुरमो के आभारी हैं। अंतर यह है कि गुरमो ने केवल एक व्यक्ति लागोर्फ के संदर्भ में संवेदनशीलता के असाहचर्य की बात कही थी, पर इलियट ने अंग्रेजी साहित्य के विशाल परिदृश्य के संदर्भ में इसका प्रयोग किया है। अगला है, इलियट के अनुसार महान कवि और काव्य में भाव और विचार का समन्वय होना चाहिए। भाव और विचार का असाहचर्य ही संवेदनशीलता का असाहचर्य है। अगला फैक्ट है, काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है, यह कथन किसका। तो यह टी.एस. इलियट का मानना है। अगला फैक्ट है, किस आलोचक ने अपने को साहित्य में अभिजातवादी और राजनीति में राजभक्त और धर्म में एंग्लो कैथोलिक घोषित किया। तो इलियट ने घोषित किया। रिचर्ड्स का जन्म इंग्लैंड में, बाद में अमेरिका की नागरिकता का ग्रहण हुआ। अगला है, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स 1922 ईस्वी नामक ग्रंथ में रिचर्ड्स के साथ अन्य दो सहलेखक कौन कौन थे। तो इनके साथ दो सहलेखक सी.के. ऑगडेन और जेम्स वुड थे। अगला है, द मीनिंग ऑफ मीनिंग नामक ग्रंथ में रिचर्ड्स के सहयोगी लेखक हैं। द मीनिंग ऑफ मीनिंग में रिचर्ड्स के सहयोगी सी.के. ऑगडेन हैं। अगला, मेरे विचार में आलोचना अनुभूतियों के पृथक्करण तथा मूल्यांकन का प्रयास है, यह कथन रिचर्ड्स का है। अगला फैक्ट है, किस आलोचक ने आलोचना को मनोविज्ञान की शाखा कहा है। तो यह कहा है रिचर्ड्स है। मूल सिद्धांत तथा संप्रेषण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। तो ये रिचर्ड्स ने प्रतिपादित किया। मूल सिद्धांत संप्रेषण को रिचर्ड्स ने प्रतिपादित किया था। अगला है, विभिन्न जटिल रूपों में भावना और इच्छा की संतुष्टि की क्षमता मूल है, यह कथन किसका। तो यह रिचर्ड्स का। और अगला फैक्ट है, नैतिकता सिर्फ दुनियादारी है और आचार संहिता इष्ट सिद्धि की सामान्यतम व्यवस्था की अभिव्यक्ति है, यह कथन रिचर्ड्स का। अगला, आवेगों के प्रकार सजाती और विजाति के आधार पर रिचर्ड्स ने काव्य के कितने भेद किए हैं। तो दो भेद किए हैं, अपवर्जी और अंतर्वेशी। रिचर्ड्स ने आलोचना के दो भेद माने आलोचनात्मक और प्रावधिक, ये दो भेद माने हैं। और अगला फैक्ट है, रिचर्ड्स के अनुसार आलोचना के दो आधार स्तंभ है। पहला है मूल्य का लेखा, दूसरा है संप्रेषण का लेखा। ये दोनों, संप्रेषण का अर्थ ना तो अनुभूति का यथावत यानी कि हूबहू
अंतरण है और न व्यक्तियों के बीच अनुभूति का तादात्म्य, बल्कि कुछ अवस्थाओं में विभिन्न अनुभूतियों की अत्यंत समानता ही संप्रेषण है। यह कथन रिचर्ड्स का है। अगला है, रिचर्ड्स के अनुसार संप्रेषण अचेतन प्रक्रिया है। रिचर्ड्स के अनुसार संप्रेषण अचेतन प्रक्रिया है तथा कलाकार की अनुभूति और कलाकृति में जितना संवाद मेल होगा उसी के अनुपात में उसकी संप्रेषण क्षमता होगी। अगला है, रिचर्ड्स ने भाषा के कितने रूप माने हैं? तो इन्होंने भाषा के 2 रूप माने हैं। पहला है वैज्ञानिक, दूसरा रागात्मक। ये 2 भेद रिचर्ड्स ने माने हैं। अगला फैक्ट है, रिचर्ड्स के अनुसार आलोचना का चरम लक्ष्य है तो संप्रेषण है। अगला पॉइंट है, किस आलोचक ने स्पष्टता यानी कि कलाकार के मनोविज्ञान को अध्ययन का निष्फल यानी कि बंजर क्षेत्र कहा है? तो रिचर्ड्स ने कहा। अगला बिंदु है, रिचर्ड्स और एलियट में एक प्रमुख अंतर यह है कि रिचर्ड्स ने काव्य पर भाव सहृदय की दृष्टि में विचार किया, जबकि इलियट ने काव्य की मीमांस मूलतः स्पष्टता यानी कि कलाकार की दृष्टि से किया। अगला फैक्ट है, रिचर्ड्स का मूल मीमांस व्यक्तिनिष्ठ है या समाजनिष्ठ? तो रिचर्ड्स का मूल मीमांस व्यक्तिनिष्ठ है। अगला है, रिचर्ड्स ने आलोचना का आधार स्तंभ किसे माना है? तो रिचर्ड्स ने आलोचना का आधार स्तंभ मूल्य और संप्रेषण को माना। अगला फैक्ट है, रिचर्ड्स के अनुसार काव्य का एकमात्र प्रयोजन आवेगों की संतुष्टि के द्वारा संतुलित विश्रांति की उपलब्धि है। अब देखते हैं स्वच्छंदतावाद की विशेषता। तो चलिए देखते हैं। इसमें स्वतंत्रता होती है और मुक्ति की आकांक्षा होती है। और स्वच्छंदतावाद में कल्पना और संवेग की महत्ता होती है। इसमें वैयक्तिकता होती है और प्रकृति की ओर उन्मुखता होती है। अगला है, इन डिफेंस ऑफ पोएजी नामक ग्रंथ के लेखक हैं। तो इसके लेखक शैली हैं। और अगला है, निगेटिव कैपेबिलिटी यानी कि निषेधात्मक क्षमता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये कीट्स ने प्रतिपादित किया। अगला है, उत्तर आधुनिकता का प्रचलन कब से हुआ? तो उत्तर आधुनिकता का प्रचलन 20वीं सदी के 7वें और 8वें दशक से हुआ। अब देखते हैं आधुनिकतावाद की विशेषताएं। आधुनिकतावाद की विशेषता, इतिहास और परंपरा से विच्छेद। दूसरा है गहन स्वात्म चेतना। तीसरा है तटस्थ और अप्रतिबद्धता। चौथा है व्यक्ति स्वतंत्र। पांचवा रूप और प्रयोग। छठवां अपने आप में बंद दुनिया। सातवां अपारदर्शी भाषा। ये सभी आधुनिकतावाद की परिभाषा है। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए फिर सेशन को समाप्त करते हैं। और हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप लास्ट तक देखते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी तरह आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।